हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सभी को पता है कि हर एक जो है वीडियो में हम 10 सवालों को पढ़ते हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। सभी को ध्यान से पढ़ना है आप सभी को, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को नोट करते रहना है। उसका बार बार आपको रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए पहला सवाल आज का है हमारा, निम्नलिखित में से अजैवीय संसाधन है कौन सा। चट्टानें, पशु, मछलियाँ, पौधे। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर तुरंत आप कर लेंगे। क्या लिखा है, अजैवीय संसाधन मतलब ऐसा संसाधन जिसमें जीव नहीं पाया जाता। तो कौन सा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ध्यान से देखिए। क्या पशु में जीव नहीं पाया जाता, पाया जाता है। मछलियों में, ये इसमें भी जीव पाया जाता है। पौधों में भी जीवन होता है। तो कौन सा आंसर बच गया, ऑप्शन नंबर ए बच गया हमारा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखो करने का, क्वेश्चन ऑप्शन टिक करने का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। सारे ऑप्शन को छांटते चले जाओ, जहाँ पे छांटते चले जाओ जो बच गया वही हमारा आंसर निकल के आ जाता है ना। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ट्रिक भी आपको मैं सारी बताती चलूँगी, बस आपको वीडियो को देखना है। इसको जितना भी क्वेश्चन करा रही हूँ नोट करना है, उसका बार बार रिविज़न करना है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए मृदा, ऑप्शन नंबर बी वनस्पति, ऑप्शन नंबर सी धातुएं, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोयला। कौन सा ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब देखिए इस पर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा सकता है इस पे कि नवीकरणीय किसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण सहित समझाइए। तो उदाहरण में आपको क्या लिखना है, वनस्पति। इसको एग्जाम्पल में उदाहरण में लिख देना है, ठीक है। सवाल समझ में आ रहे हैं ना। देखो एनसीईआरटी और बाकी क्वेश्चन बैंक को मिला करके मैं सवाल आपको करा रही हूँ। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये आप बिल्कुल विश्वास रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आप आज के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, किसी देश की तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक महासागरीय संसाधनों पर अधिकार होता है। तो ऑप्शंस है आपके सामने, देखिए पहला ऑप्शन 150 किलोमीटर, दूसरा 200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 250, या फिर चौथा ऑप्शन 100 किलोमीटर। देखिए जो ये लिखा गया है आपके सामने, महासागरीय संसाधनों पर अधिकार कितने किलोमीटर का होता है। देखो इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ शॉर्ट फॉर्म इसका होता है। कोई भी देश होता है तो उसके समुद्र, जो उसका टेरिटरी होता है उसके चारों तरफ समुद्री एरिया होता है ना, तो उसके चारों तरफ में जो तेल का संसाधन है या फिर रिसर्च है वो सब कर सकते हैं, वो यही अधिकार दिखाता है, ठीक है। तो हमारे जैसे हमारे इंडिया के पास है वैसे सारे देशों के पास ये अधिकार होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर, ठीक है। क्या होता है, 200 किलोमीटर का अधिकार होता है। आप इंडिया के मैप में इस तरीके से देख लीजिए, ये हमारा इंडिया का है जिसमें EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दर्शाया गया है, ठीक है। मैप में ध्यान से देखते चलेंगे तो सारे सवाल का आंसर आपसे बहुत आसानी से बनता हुआ चलता चला जाएगा, ठीक है। और मैप में आपको ध्यान देना, मैप के लिए मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, टेंशन ना लो। देखो नवंबर के लास्ट से मैं मैप की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी, ठीक है। चलिए चौथा सवाल क्या है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में कब अपनाई गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, UNCED। इसको शॉर्ट में याद रखेंगे आप लोग। कब ये जो सतत पोषणीय विकास है इसकी अवधारणा कब अपनाई गई थी। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन नंबर बी 1929, ऑप्शन नंबर सी 1930, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1927। देखो ऑप्शंस बहुत ध्यान से टिक करिएगा, जैसे मैंने देखो लिखा है, आप इसमें एक बार देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। 1992 लिखा है, 1929 लिखा है, तो आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 1992 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा 1992 में अपनाई गई थी, किसके द्वारा, UNCED के द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है, मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे सवाल में कि भारत का ऐसा कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो कि क्या है, मैदानी एरिया में आता है। कितने प्रतिशत का एरिया है जो मैदानी एरिया का आता है। ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर बी 43%, ऑप्शन नंबर सी 47%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 50%। अब इसमें आपको 5 मिनट का 5 सेकंड का पॉज लेना है और आंसर को करना है आपको। आप लोग आंसर नहीं करते हैं, ये आपकी कमी। आप जब है अपने अंदर हिम्मत लाइए और सारे क्वेश्चन का आंसर करा करिए, कमेंट करके सारे क्वेश्चन जितने भी आपको खुद से आ रहे हैं आंसर उसका ज़रूर करेंगे आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, सोच लिया आपने। चलिए आंसर करते हैं। 43% का एरिया
किसका है? भौगोलिक क्षेत्र के मैदानी भाग का है, हमारे भारत का। ठीक है, सवाल ये 100% पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से पढ़ते चलिएगा। चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा इसका छठा क्वेश्चन? काली मृदा का निर्माण होता है, किस तरीके से होता है, यानी कि किस प्रक्रिया द्वारा काली मृदा का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी वायु से होता है, ऑप्शन नंबर सी ग्लेशियर से होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नदियों से होता है। ऑप्शंस ध्यान से देखें तो तुरंत आंसर आप कर लेंगे। वायु से क्या मिट्टी का निर्माण होता है? नहीं होता। ग्लेशियर से मिट्टी बनती है? नहीं बनती। नदियों से क्या मिट्टी बनती तो है, जब अपने साथ जब अपने साथ फ्लड लेकर आती है तो उसके साथ जो अवसाद आते हैं उनसे जमा होती है मिट्टी। लेकिन पूछा जा काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो ऑप्शन क्या हो गया? ज्वालामुखी विस्फोट से काली मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि 6 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट से काली मिट्टी, मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी होती है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तो यार ये ध्यान रखेंगे, मृदा का मतलब मिट्टी होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण किस तरीके से होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। ठीक, चलिए 7वां क्वेश्चन आज का हमारा है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? मतलब क्वेश्चन का ये कहना है कि ऐसे कौन सी मिट्टियां हैं या फिर ऐसी कौन सी भूमि है जो कृषि के लायक नहीं होती है, उसे कृषि के लिए इसीलिए कहा गया अनुपलब्ध, मतलब उसमें किसान खेती नहीं कर सकते। ऐसी कौन कौन सी प्रकार की भूमि है? ऑप्शन नंबर ए बंजर भूमि, ऑप्शन नंबर बी परती भूमि, ऑप्शन नंबर सी ये सभी, या फिर ऑप्शन नंबर डी चारागाह। तो चारागाह जो होता है मतलब वहाँ पे जो जानवर होते हैं, पशु वशु, वो वहाँ पे घास वास चरते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बंजर, बंजर मतलब क्या होता है? जहाँ पे उत्पादन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी परती होता है, परती का मतलब ये होता है पहले उसमें उत्पादन किया जाता था लेकिन बीच में कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया गया, उसमें उत्पादन नहीं किया गया, जिस वजह से वो भूमि परती हो गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी भूमि किसके लिए आती है? अनुपलब्ध कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, आज का हमारा 8वां सवाल है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए रेगिस्तानी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी मैदानी क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? अब देखो, उत्तर प्रदेश में जो आप देख रहे हैं मैदानी भाग है ना, जो कि गंगा नदी के द्वारा अवसाद लाए गए मिट्टियों से बना हुआ है, जो प्लेन एरिया है। तो क्या है, मैदानी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम कहें आपसे कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी भाग है, क्या वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र यूपी के उत्तर में है, या फिर पूरा यूपी ही ले सकते हैं इसमें, जहाँ पर गंगा नदी अवसाद लेकर आती है ना, तो ये सभी इसके अंदर आता है। ठीक, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन, आप भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए साथ साथ में। चलिए शुरू करते हैं। भारत में किस प्राकृतिक शक्तियों से भूमि निम्नीकरण सबसे अधिक होता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए अति चराई, ऑप्शन नंबर बी खनन, ऑप्शन नंबर सी वायु, या फिर ऑप्शन नंबर डी जल। इसमें से कौन सा आंसर बनेगा? जल्दी से कमेंट करके जल्दी बताएं। क्या है, भारत में किस प्राकृतिक शक्तियों से भूमि निम्नीकरण सर्वाधिक होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा अति चराई, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, सवाल को नोट करते हुए चलिएगा। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते हैं, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप आंसर सुन ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन को लिखते रहना है। आप अगर क्वेश्चन को लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे, बोर्ड एग्जाम में बच्चों बहुत हेल्प होगी, विश्वास मानिए, और लिखते चलिए और रिवीजन भी करते रहिए। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक उपहार है? मतलब इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन सही होगा जो क्या है कि प्राकृतिक उपहार है? प्राकृतिक उपहार का मतलब है कि जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से, नेचर से मिली हुई है। ऑप्शन नंबर ए पूंजी, क्या हमें पूंजी डायरेक्ट नेचर से मिलती है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी श्रम, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भूमि, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी संगठन, ये भी नहीं है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भूमि क्या है? एक प्राकृतिक उपहार है। हम इस पर क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, अलग अलग कृषि खेती करते हैं, जिससे हम हर एक चीज़ खा सकते हैं। जैसे हो गया आलू, गेहूँ, चावल, मटर, टमाटर, ये सभी हम खाते हैं। कैसे खाते हैं? जो हमें प्राकृतिक उपहार मिट्टी भूमि मिली हुई है
उस पर किसान खेती करता है, जिसके द्वारा वो खुद भी खाता है, बाकी देशवासियों को भी खाने के लिए हर चीज़ पहुंचाते रहता है। और अगर कहा जाए हमारे भारत की रीढ़ क्या है, मतलब अगर हम कहें जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था 70% कृषि पर टिकी हुई है। भले ही जॉब वाले कितने भी हो जाएं, भले ही IAS ऑफिसर हर घर में हो, लेकिन जो एक कृषि है वो हर चीज़ नहीं दे सकती है ना। कृषि जो दे सकती है वो हर चीज़ें नहीं दे सकती। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो ज़रूर शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू बच्चों।